रात के 11:30 बज रहे हैं। आप कब तक घर आएंगे? सुबह मिनी और टीनू का स्कूल भी होता है। मुझे उनका टिफिन रेडी करने के लिए सुबह 5 बजे उठना होता है। मैं सोने जा रही हूँ। मैं आपका खाना लगाकर टेबल पर रख देती हूँ। राधिका ने अपने पति तुषार से सहज लहजे में फोन पर कहा। वो जानती थी कि अगर उसने पत्नी का हक समझते हुए तुषार को जल्दी घर आने को कहा तो वो फोन पर ही चिल्लाना शुरू कर देगा। मेरे आने तक जगती रहना, गरम पराठे ही सेक कर देना, मैं कोई ठंडा खाना नहीं खाने वाला, तुषार ने कहा। पर आपको समय का ध्यान भी तो रखना चाहिए। घर से बाहर इस वक्त आप जरूरी काम तो कर नहीं रहे होंगे, दोस्तों के साथ ही मौज कर रहे होंगे। मैं थोड़ी देर आपका और इंतजार करूंगी, फिर सो जाऊंगी, राधिका ने स्पष्ट रूप से कहा। रात 12:30 बजे तुषार घर आता है। फ्लैट था, इसलिए किसी प्रकार का डर नहीं था। कैमरे लगे थे, 24 घंटे की सिक्योरिटी थी, इसलिए राधिका ने मेन गेट अंदर से लॉक नहीं किया था। तुषार दरवाजा खोलकर अंदर आता है। डाइनिंग टेबल पर ढकी हुई खाने की थाली देखकर जोर से चिल्लाता है, राधिका, राधिका, उठाओ अपना ये खाना और दोबारा गर्म करके लाओ। उसकी आवाज से राधिका तो जगी नहीं, पर तुषार की माँ अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, कब से सो गई है बहू? लाओ, मैं ही खाना गर्म करके ले आती हूँ। बहू को तो तेरी कुछ फिक्र नहीं है पति ने खाना खाया या नहीं, पर वो महारानी खा पीकर घोड़े बेचकर आराम से सो गई। अब मुझे ही इस उम्र में अपने बेटे का ध्यान रखना होगा। तुषार की माँ शशिकला जी बोली और अपने बेटे को समझाने की बजाय उन्होंने उसे और भी भड़का दिया। तुषार गुस्से से लाल पीला होता हुआ राधिका के पास गया और सोए हुए ही उसका हाथ खींचकर उसे उठाया और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था ना मेरा इंतजार करने को, तुम सो कैसे गई? पति के लिए गर्म खाना तक नहीं लगा सकती। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने। जाओ अभी के अभी गर्म खाना परोसो, तुषार ने कहा। रात 12 बजे तक मैं आपका इंतजार कर रही थी, फिर गर्म पराठे सेक कर केसरोल में रख दिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ। आज काम वाली भी नहीं आई थी। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उन्हें पढ़ाना भी होता है। अगर इस वक्त आप बाहर से मेहनत करके आए होते तो मैं बेशक आपका इंतजार करती, पर आपने तो वैसे भी दोस्तों के साथ ड्रिंक के साथ स्टार्टर के नाम पर काफी कुछ तो खा लिया होगा, तो पूरा खाना खाकर ही आना चाहिए था ना। बेवजह रात के 12:30 बजे हंगामा करने का क्या मतलब? रोज रोज मैं इंतजार करके थक चुकी हूँ, मेरी सेहत पर भी असर पड़ने लगा है, राधिका ने कहा। तुषार ने फिर एक थप्पड़ राधिका के गाल पर जड़ दिया। समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? दोबारा से खाना गर्म करके परोसो और गर्म पराठे सेकना, नहीं तो तेरे भाई को फोन लगाता हूँ, तुषार ने कहा। राधिका की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बहू, अब तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो फटाफट से मेरे बेटे के लिए खाना परोसो। बेचारा दिन भर बाहर काम करके थक हार कर घर आता है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट पालता है। बदले में तुम्हारी किटकिट से परेशान होकर उसने हाथ उठा भी दिया तो ऐसा क्या हो गया जो आंसू बहा रही हो? सास शशिकला जी बोली। इतने में राधिका की छोटी ननद प्रीति भी अपने कमरे से बाहर आ गई। क्या भाभी, ये रोज का तमाशा है आप लोगों का, चैन से सोने को भी नहीं मिलता इस घर में, प्रीति बोली। जाओ भाभी किचन में, 2 मिनट के अंदर खाना नहीं परोसा तो भैया दोबारा आपकी अच्छी खासी धुलाई कर देंगे। राधिका आंसू पोंछती डाइनिंग टेबल पर रखी थाली किचन में ले जाती है। पराठे के लिए दोबारा से आटा लगाती है और एक तरफ स्टोव पर सब्जी गर्म करने के लिए रखती है। बेटा जल्दी घर आया करना। आते ही बहू को 2 बार थप्पड़ मार दिया। एक ही दिन में सारी कसर पूरी कर लेगा क्या? कहीं बहू ने अपने मायके वालों को खबर कर दी या सब कुछ छोड़ छाड़ कर मायके चली गई तो? तेरी बहन की भी शादी होनी बाकी है, बात फैलती देर नहीं लगती, शशिकला जी ने कहा। जिसने पहले आग लगाई थी अब आग को बुझाने चली थी। अरे कहीं नहीं जाने वाली है, बाप तो है नहीं इसका, मायके में सौतेली माँ है और साथ में सौतेला भाई, वो भी अपनी पसंद की बीवी लाकर बैठा है। इसे तो यहीं बितानी होगी पूरी जिंदगी। शादी के शुरुआत से ही तो आपने कह रखा था कि पत्नी को दबा कर रखना, नहीं तो सिर पर चढ़ जाएगी। पहले भी तो उस पर कई बार हाथ उठा चुका हूं, तुषार ने कहा। अरे तेरे मारने से हाथ पैर में कहीं ज्यादा चोट आ गई तो घर के काम कौन करेगा? हमसे तो नहीं होते अब घर के काम। जब से इसकी भाभी आई है हफ्ते 10 दिन में 1-2 बार मायके से फोन राधिका के पास आ ही जाता है। बातों बातों में बहू ने 1 की 2 करके बता दी तो, शशिकला जी बोली। इतने में राधिका गर्मा गर्म खाना ले आई। तुषार ने एक निवाला खाया ही था
कि थाली को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। कितनी तेल वाली सब्जी बनाई है, नमक भी तेज है। 9 साल हो गए शादी को, पर ढंग का खाना बनाना नहीं आया। इतना बोलकर तुषार कमरे में चला गया। जब पेट में जगह ही ना हो तो भरी थाली भी आकर्षित नहीं करती। हमेशा की तरह राधिका लग गई सफाई करने और सास और ननद चली गई अपने कमरे में। तुषार अक्सर ही बहुत बदतमीजी से राधिका के साथ व्यवहार करता। राधिका और तुषार की शादी को करीब 9 साल हो चुके थे। उन्हें एक 7 वर्षीय बेटे और 5 वर्षीय बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त था। तुषार के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। उसके ऊपर अपनी माँ और 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। एक बहन की शादी उसने 3 साल पहले कर दी थी। अब छोटी बहन प्रीति भी शादी लायक हो चुकी थी। राधिका जब मात्र 4 साल की थी तभी उसकी माँ गंभीर बीमारी से चल बसी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ राधिका के साथ सामान्य व्यवहार रखती, ना ज्यादा प्यार दुलार करती पर परेशान भी नहीं करती। बेटे के होने के बाद वो अपने बेटे की परवरिश में ही लगी रहती। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तुषार का रिश्ता राधिका के लिए आया। तुषार के बारे में ज्यादा छानबीन नहीं की गई, बस उसके पास अपना घर था, अच्छी नौकरी थी, यही राधिका के पिता के लिए काफी था। तुषार और राधिका की शादी के बाद तुषार की मां ने सोचा बहू आने के बाद उनका महत्व घर और बेटे के जीवन में कम ना हो जाए, इसलिए अपने बेटे से वो हमेशा पत्नी पर काबू रखने को कहती। वो कहती कि पत्नी को ज्यादा महत्व ना दिया जाए, नहीं तो सिर पर चढ़ जाती है। शशिकला जी बहू बेटे को आपस में ज्यादा समय भी बिताने नहीं देती। बहू को सारा दिन घर के कामों में ही उलझाए रखती ताकि पति पत्नी एक ना हो जाए। तुषार शादी के बाद भी दोस्तों के साथ खाने पीने में ही समय बिताता, रोज देर रात घर आता। शशिकला जी बेटे को समझाने की बजाय बेटे को ही बहू के खिलाफ भड़काती। राधिका घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। सच कहते हैं लोग, मर्द अगर कान का कच्चा हो तो उसका घर कभी नहीं बस सकता। सास अगर अपने बेटे को बहू के साथ नहीं देख सकती तो घर घर जाकर उसके लिए लड़की क्यों देखती है, उसकी शादी क्यों करवाती है। बच्चे होने के बाद राधिका का ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों की परवरिश और घर के कामों में ही बीतता। उस पर भी रोज पति के हाथों किसी न किसी बात पर पिटती। उसे पता था मायके में पिता है नहीं, सौतेली माँ है, जिन्होंने शादी के वक्त ही उसे कह दिया था कि राजी खुशी 2-4 दिन के लिए मायके आओगी, तभी मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, वरना मायके में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। राधिका पति पर फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी डिपेंडेंट थी, इसलिए बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। हिम्मत ही नहीं बची थी उसमें गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। कुछ दिनों बाद राधिका के पास उसकी भाभी तन्वी का फोन आता है। नमस्ते दीदी, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत परेशान हो या दुखी हो। दीदी, आप मुझे अपनी छोटी बहन ही समझो। आप मुझे अपनी परेशानी का कारण बता सकती हो, शायद मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं। दीदी, मेरी शादी के वक्त जीजा जी और आपकी सास को मैंने आपके ऊपर गलत शब्दों का उपयोग कर चिल्लाते हुए देख लिया था, इसलिए मैं खुद सामने से फोन करके आपका हालचाल पूछती रहती हूँ। मुझे लगता है कि आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते हैं। आप मुझसे निसंकोच कह सकती हैं। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है जो संभाला नहीं जा सकता तो आप मुझसे कह सकती हैं। ऐसा मत सोचना कि पापा नहीं है तो भाई भाभी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। भाभी के इतना कहते ही राधिका के मन का गुबार फूट पड़ा। उसने 9 सालों से चल रही पति और सास की ज्यादतियों के बारे में तन्वी को बता दिया। कुछ दिनों बाद राधिका की बड़ी ननद की गोद भराई के कार्यक्रम में देने के लिए शशिकला जी ने राधिका से उसकी माँ की आखिरी निशानी कान के झुमके मांगे। बहू, तुम्हारे पास जो मीनाकारी किए हुए झुमके हैं वो तुम्हारी ननद को गोद भराई में दे देते हैं। अभी सोना बहुत महंगा है, बेकार में 50-60 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। पर माँ जी, वो मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है मेरे पास। आप चाहें तो अपने बेटे से कहकर नया जेवर खरीद ले या हमारी हैसियत अनुसार शगुन का लिफाफा कर दीजिए। वैसे आपके पास भी तो है कान के झुमके, अंगूठियां, सोने की चेन, सोने के कड़े, उनमें से कुछ दे दीजिए। मुझे शादी में चढ़ाए गए जेवर पहले ही आप दीदी की शादी में दे चुकी है। मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी हरगिज नहीं दूंगी। राधिका ने हिम्मत के साथ कहा। सास ने नाराज होते हुए बात को गलत तरीके के साथ तुषार के सामने रखा।
तुषार ने इसे अपनी माँ का अपमान समझा और राधिका को खूब खरी खोटी सुनाई। उसके ऊपर हाथ तक उठा दिया। उसने गुस्से में राधिका के भाई को फोन लगाया और बोला, समझाओ अपनी बहन को, एक जेवर के लिए इसने घर में कलह मचा रखी है। अगले ही दिन राधिका के भाई भाभी आते हैं। जीजा जी, अगर आप ये सोचते हैं कि हम गलत का साथ देंगे तो ये सरासर गलत है। आपको किसी भी सूरत में राधिका दीदी पर हाथ उठाने का हक नहीं है। वो आपके और आपके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करती। बदले में उन्हें क्या मिला? ताने और घुटन भरी जिंदगी। आपने अपनी पत्नी की खुशियां अपनी माँ के हाथों गिरवी रख दी। दीदी ने सामने से हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे खूब पूछने पर उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया। अगर आज के बाद आपने दीदी पर हाथ उठाया तो हम आप लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर देंगे। हम नहीं चाहते कि दीदी का घर टूटे, पर आप लोग अपनी हद भूल जाओगे तो दीदी के लिए हमारे दिल और घर में जगह रहेगी। ये मत सोचिएगा कि दीदी बेसहारा या लावारिस हैं। उनके भाई भाभी हैं उनके साथ। आपको दीदी को पत्नी का हक व जगह देनी होगी। हर रिश्ते का अपना स्थान होता है, यह आपको समझना होगा। तन्वी ने तुषार से हाथ जोड़ते हुए कहा। भाई भाभी तुषार को समझाकर चले गए। इस घटना के बाद तुषार और उसकी माँ शशिकला जी को एहसास हो गया कि राधिका बेसहारा नहीं है। उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर बात बढ़ गई तो समाज में उनकी भी जगहसाई हो सकती है। बेटी की शादी पर भी खतरा मंडरा सकता है। तुषार का बसा बसाया घर टूट सकता है। उसके बाद तुषार अपने आप पर काबू रखना सीख गया। पत्नी पर हाथ उठाने से बचने लगा। दोस्तों, अगर बेटियां ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, तो मायके वालों को ढाल की तरह उनके साथ खड़े रहना चाहिए। ससुराल वालों को समझाएं, कानून की मदद भी लें। अपनी बेटियों को गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूर सिखाएं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।